हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 का। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। मतलब पहले तो हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है जो प्रॉब्लम्स हमको दी जाएंगी, फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, और सॉल्यूशन किसी भी अलजेब्राइक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अलजेब्राइक मेथड आपने 4 समझे हैं। पहला ग्राफिकल मेथड समझा था आपने, देन एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने समझा है। तो इसमें से किसी भी मेथड से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं उसे। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ओके, समझ गए ना आप कि जो हॉस्टल चार्जेस हैं उसका एक पार्ट तो फिक्स्ड है, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो नंबर ऑफ़ डेज़ पर डिपेंड करता है। अगर आप 5 दिन रुकेंगे तो 5 दिन फूड लेंगे, तो 5 दिन का आपको पेमेंट करना है फूड के लिए। अगर 10 डेज़ रुकेंगे तो 10 डेज़ का फूड का पेमेंट करना है। 15 डेज़ रुकेंगे तो 15 डेज़ का फूड का पेमेंट करना है। तो ये जो फूड का पेमेंट है ये तो आपको डे के हिसाब से करना है। जितने ज़्यादा दिन रुकेंगे उतना ज़्यादा फूड का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो तो आपको पे करना ही करना है, चाहे आप 2 दिन रुकें या 5 दिन रुकें या 10 दिन रुकें। समझने के लिए ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आप इस हॉस्टल में 15 डेज़ रुकते हैं, ठीक है जी, और मान लेते हैं फूड का एक दिन का 10 रुपये चार्ज है। तो अगर एक दिन के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं तो 15 डेज़ के लिए आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन हॉस्टल का कुछ चार्ज फिक्स्ड है, मान लेते हैं 100 रुपये फिक्स्ड है, तो आपको ये 100 तो देना ही देना है, साथ में फूड का देना है, तो टोटल आपको 250 देना पड़ेगा। समझ पाए? एक और एग्जांपल समझिएगा। मान लेते हैं इसी हॉस्टल में हम 25 डेज़ के लिए रुक जाएं, तो 25 डेज़ में क्या होगा, वो जो 100 रुपये फिक्स था वो अभी भी देना है, ये फिक्स्ड है। इस फिक्स्ड का नंबर ऑफ़ डेज़ से मतलब नहीं है। अगर आप एक दिन रुको तब भी 100 रुपये देने हैं, अगर आप 25 डेज़ रुको तब भी 100 रुपये देने हैं, आप 15 डेज़ रुको तब भी 100 रुपये देने हैं। फिर फूड का जो चार्ज है वो एक दिन का 10 रुपये है, इसलिए 25 डेज़ का 250 हो जाएगा। इस बार टोटल चार्ज 350 हो जाएगा। समझ गए ना? ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए फिक्स्ड चार्ज को x मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को y मान लेते हैं। फिर इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹x एंड चार्जेस पर डे बी ₹y। तो पर डे जो फूड के लिए चार्जेस हैं वो y रुपये पड़ने वाले हैं और जो फिक्स चार्ज है वो x पड़ने वाला है। अब देखिए, एक स्टूडेंट A है, वो 20 दिन फूड लेता है और उसको 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो जब वो 20 दिन फूड लेता होगा तो 20 दिन उसको फूड का भी चार्ज देना पड़ता होगा, फूड के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता होगा, प्लस उसको कुछ फिक्स चार्ज देना पड़ता होगा। तो इस 20 दिनों के लिए वो चार्ज कैसे पे करेगा वो समझिएगा। इस 20 दिनों के लिए फिक्स चार्ज उसको x देना पड़ेगा और हर दिन के लिए y देना पड़ेगा। अगर एक दिन के लिए y पेमेंट करना पड़ता है फूड के लिए तो 20 डेज़ का पेमेंट हो जाएगा 20y। मतलब उस स्टूडेंट के लिए जो टोटल चार्ज होगा वो होगा x + 20y, x + 20y। x देना पड़ेगा फिक्स चार्ज और 20y देना पड़ेगा फूड के लिए। इस तरह से टोटल चार्ज आ जाएगा और क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल चार्ज 1000 है। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन। कोई दूसरा स्टूडेंट B है जो कि 26 डेज़ के लिए फूड लेता है। तो अगर 26 डेज़ वो रुकेगा तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x और हर दिन का y रुपये पे करना पड़ेगा फूड के लिए। तो 26 डेज़ के लिए उसको 26y पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल पेमेंट उसको करना पड़ेगा x + 26y, x + 26y ये टोटल पेमेंट हो जाएगा। और ये टोटल पेमेंट कितना है, 1180। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं। x मतलब फिक्स्ड चार्ज पता कर सकते हैं और y मतलब चार्ज पर डे पता कर सकते हैं कितना है। ठीक है जी। अब देखिए, इक्वेशंस तो बन चुकी हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड यहाँ लगा सकते हैं, बिकॉज हमें अलाउ है किसी भी मेथड से करें। तो देखिए, इक्वेशन आपके सामने ये लिखी हुई हैं। इन इक्वेशन को किस मेथड से करना है वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से करो
या एलिमिनेशन से करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, या ग्राफिकल मेथड से करो। तो क्योंकि मैं इससे पहले आपको रिसेंटली समझा रहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मैं इसको उसी मेथड समझाता हूँ ताकि आपको वो मेथड थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ओके। तो आप ऐसा करें, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप x लिख लीजिए, y लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। फिर x से लेफ़्ट साइड में यहाँ पर लिख लीजिए b1 b2, और यहाँ लिख लीजिए c1 c2, और यहाँ लिख लीजिए a1 b2 a1 a2, और यहाँ लिख लीजिए b1 b2। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन में देख लीजिए, इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू और b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू देख लीजिए ज़रा क्या है। a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 20 है, और c1 की वैल्यू -1000 है। -1000 इसलिए है क्योंकि इस 1000 को आप लेफ़्ट साइड में भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तभी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। चलिए पता कर लेते हैं a2 की वैल्यू और b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 26 है, और c2 की वैल्यू -1180 है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ चुके हैं। क्लियर। आप ऐसा करो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 को इन वैल्यूज़ से रिप्लेस कर दीजिए। b1 की वैल्यू 20 है, b2 की वैल्यू 26 है, c1 की वैल्यू -1000 है, और c2 की वैल्यू -1180 है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, और b1 b2 की वैल्यू 20 और 26 है। अब यहाँ पर आपको एरोज़ लगाने होते हैं इस तरह से, फिर इस तरह के एरोज़ लगाने होते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। अब इनको सॉल्व करने से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, एक बार फिर समझिएगा। आप x लिखिए अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल 1 अपॉन, क्या करना है, 20 को 1180 से मल्टीप्लाई करना है। जब 20 को 1180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सो नेगेटिव आंसर आएगा, -2360 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक माइनस लगाइए, और माइनस लगाने के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आंसर आएगा। 26 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर -26000 आ जाएगा, -26000 आ जाएगा। ठीक है जी, -26000 आ जाएगा। तो ये दोनों माइनस मिलकर आगे प्लस बन जाएंगे, फिलहाल उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखिए -1000 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो -1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक माइनस लगाइए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो -1180 आ जाएगा। फिर 1 को 26 से करिए और एक माइनस का सिंबल लगाइए, फिर 1 को 20 से करिए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। x अपॉन, ये तो 26,000 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 23,600 हो जाएगा। चलिए 26,000 में से क्योंकि ये 26,000 पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों का साइन डिफरेंट है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 26,000 में से 23,600 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 2,400 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ ये दोनों मिलकर हो जाएंगे पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1180 से 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 180 इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ जाएगा। ओके जी, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को इक्वेट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट है x अपॉन 2400 और लास्ट पार्ट है 1/6। इन्हें इक्वेट करने से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेकंड और लास्ट पार्ट को इक्वेट करने से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड पार्ट है y ऑन 180 और लास्ट पार्ट है 1/6। चलिए जी, इन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं x और y की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू तो हो जाएगी 2400/6, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी ₹400। इधर y की वैल्यू हो जाएगी 180/6, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी ₹30। मतलब फिक्स्ड चार्ज जो है वो ₹400 है और जो चार्ज पर डे है फूड के लिए वो ₹30 है। तो फिक्स्ड चार्ज भी आ गया। फिक्स्ड चार्ज इज़ ₹400 एंड चार्ज पर डे फॉर फूड इज़ ₹30। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आप देख लीजिए और याद रहे कि इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद में आप इस इक्वेशंस को
किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना अब ज़रूरी नहीं है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो पहले फ़ौरन आप फ्रैक्शन को x/y मान लो। Let the fraction be x/y। ठीक है जी, यहाँ x है न्यूमरेटर, y है डिनोमिनेटर। जब भी हम कोई नंबर x/y की फॉर्म में लिखेंगे तो जो नंबर ऊपर लिखा जाता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। देखिए इक्वेशन बनाने के लिए आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो ये 1/3 बन जाती है। देखिए ये आपकी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, न्यूमरेटर ऊपर है ना, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और ऐसा करते ही आपकी फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × x 3x, 3 × 1 3 इज इक्वल्स टू y हो जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए 3x - y इज इक्वल्स टू 3। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है, इसमें 8 ऐड कर दीजिए तो फ्रैक्शन बन जाती है 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करने पर 4x मिल जाएगा। फिर इक्वल के बाद 1 को y से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। थोड़ा इन्हें और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हमारे पास बन गई है सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास 2 इक्वेशंस तो आ चुकी हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, हमें मिल जाएंगी x और y की वैल्यू और बन जाएगी फ्रैक्शन हमारी। ठीक है जी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, बिकॉज हमें अलाउ है हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ एलिमिनेशन मेथड। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, जो आपको मेथड कन्वीनियंट लगे। कभी कभी आपको एलिमिनेशन मेथड इजी लगेगा, कभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी लग सकता है, कभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लग सकता है। तो जिस प्रॉब्लम में आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे वो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है, तब आप उसी मेथड से सॉल्व करिएगा, फिर मेथड चेंज मत करिएगा। अदरवाइज़ ऐसी सिचुएशन में आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने पर ही मार्क्स मिलेंगे, किसी और मेथड से करने पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑल्दो आपका आंसर सही होगा फिर भी। ओके जी, देखिए हम इनको सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करते हैं, हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐड करने पर -y - 2y बन जाएगा, ये एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो ऑन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से सेकंड इक्वेशन का साइन बदल जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये +y हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3x - 4x -x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 - 8 -5 हो जाएगा। अगर -x की वैल्यू -5 है तो x की वैल्यू तो +5 हो जाएगी। अब x की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेट्स सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर देख लीजिए 3x - y इज इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आपको x की जगह 5 लिखना है, तो x को हटाइए और यहाँ 5 लिख दीजिए। 3 × 5 15 - y इज इक्वल्स टू 3, 15 - 3 इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 12, मतलब हमें फ्रैक्शन मिल चुका है। फ्रैक्शन को हमने क्या माना था, फ्रैक्शन को हमने x/y माना था। अब x की वैल्यू कितनी निकली है 5 और y की वैल्यू कितनी निकली है 12, तो फ्रैक्शन हो गई 5/12। आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया है। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में मिस्टर यश के बारे में बात हो रही है। कोई मिस्टर यश हैं, इनके 40 मार्क्स आए हैं किसी टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Okay, टेस्ट में देखिए कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आपको समझा देता हूँ। टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस थे, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ के आंसर्स इन्होंने यश ने गलत कर दिए हैं और कुछ के सही किए हैं। सही करने के लिए कुछ मार्क्स मिलते हैं और गलत करने के लिए कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। जैसे पहली सिचुएशन देख लीजिए, इनको 3 मार्क्स मिलते हैं सही करने के लिए। मान लेते हैं कि इन्होंने x करेक्ट आंसर्स किए हैं और y इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं। ठीक है, मैं भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल देकर पहले
कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ। मान लेते हैं एक्स करेक्ट आंसर्स किए हैं और वाई इनकरेक्ट आंसर्स हैं, तो हर करेक्ट करने के लिए इनको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर एक्स करेक्ट है इसका मतलब इनको 3x मार्क्स मिल चुके होंगे। अगर एक सही करने के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं तो 2 क्वेश्चन सही करने के लिए 6 मार्क्स मिलेंगे, 3 क्वेश्चन सही करने के लिए 3 × 3 9 मिलेंगे, 4 क्वेश्चन सही करने के लिए 3 × 4 12 मिलेंगे और x क्वेश्चन करने के लिए 3 × x 3x मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं डिडक्शन की बात। गलत करने के लिए 1 मार्क कट जाता है, तो अगर 1 गलत करेंगे तो 1 मार्क कटेगा, 2 गलत करेंगे 2 मार्क्स कटेंगे, 3 गलत करेंगे 3 मार्क्स कटेंगे, y गलत करेंगे तो y मार्क्स कटेंगे। आप समझ चुके हो कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यश ने x के आंसर्स सही किए हैं और y के आंसर्स गलत किए हैं। लेट यश डिड x करेक्ट आंसर्स एंड y इनकरेक्ट आंसर्स। x उसने सही किए हैं और y उसने गलत कर दिए हैं। चलिए जी बनाते हैं इक्वेशन। देखिए एक सही करने के लिए उसको 3 मार्क्स दिए जाते हैं, तो x सही करने के लिए उसको 3x मार्क्स दे दिए गए होंगे। फिर एक गलत करने के लिए 1 मार्क्स कट जाता है, तो y गलत करने के लिए उसके y मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो गए होंगे, माइनस हो गए होंगे, माइनस y। तो इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद जो उसको टोटल मार्क्स मिले हैं वो 40 मिले हैं। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। देखिए सेकंड सिचुएशन पढ़िए। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर उसको सही करने के लिए हर क्वेश्चन के लिए उसको 4 मार्क्स दे दिए जाते हैं। देखिए एक सही करेगा तो 4 मार्क्स, 2 सही करेगा तो 8 मार्क्स, 3 सही करेगा तो 12 मार्क्स, 4 सही करेगा तो 16 मार्क्स। इस तरह से अगर x सही करेगा तो 4 × x मार्क्स उसको दे दिए जाएंगे। हर गलत करने के लिए उसके 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो अगर एक गलत करेगा तो 2 मार्क्स कटेंगे, 2 गलत करेगा तो 2 × 2 4 मार्क्स कटेंगे, 3 गलत करेगा तो 2 × 3 6 मार्क्स कट जाएंगे। और इस तरह से अगर y गलत करेगा तो उसके 2 × y 2y मार्क्स कट जाएंगे। अब ये पूरा स्कोर जब कैलकुलेट किया गया तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 50 मार्क्स मिलते हैं। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशंस बन चुकी हैं, इन इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर लो और सिंप्लीफाई करने के बाद आप पता कर लो कि यश ने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं और टोटल कितने मार्क्स का टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चंस थे। चलिए जी इनको सॉल्व करने के लिए इस बार मैं आपको बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ताकि हर तरह का मेथड आपका रिवाइज भी होता रहे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें x या y की वैल्यू पता कर लेते हैं। ये लीजिए मैंने y की वैल्यू पता कर ली। इस y की वैल्यू को उठाकर उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो लिखिए सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अब y की इस वैल्यू को 3x - 40 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। 4x - 2 y की जगह पर लिखते हैं 3x - 40 इज इक्वल्स टू 50। ये हो जाएगा 4x - 2 × 3x हो जाएगा -6x, -2 × -40 हो जाएगा +80 इज इक्वल्स टू 50। इन्हें सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा -2x। 80 को भेज दो आप राइट साइड में, 50 - 80 हो जाएगा -30। आप x की वैल्यू निकालो तो -30 अपॉन -2 ये हो जाएगा 15। x की वैल्यू आ चुकी है। अब x से y की वैल्यू पता करने के लिए आप x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 कहीं पुट कर दीजिए। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, इसी में बस पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसी में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 15, तो 3 × 15 - y इज इक्वल्स टू 40। ये हो जाएगा 45 - 40 इज इक्वल्स टू y। मैंने 40 को भेज दिया है लेफ्ट साइड में तो ये -40 हो गया है, -y को बुला लिया है राइट साइड में तो ये +y हो गया है। y की वैल्यू आ गई है 5। तो x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी हैं। x का मतलब करेक्ट आंसर्स उसने 15 किए हैं और y मतलब इनकरेक्ट आंसर उसने 5 किए हैं। तो टोटल पूछा गया था कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चंस 20 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू सही प्लस गलत। जो उसने सही किए हैं x और गलत किए हैं y, टोटल पता करने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 15 उसने सही किए थे, 5 उसने गलत किए हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है।
चलिए अब सॉल्व करते हैं हम इसके बाद फोर्थ पार्ट में देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B at the same time if the cars travel in same direction at different speeds they meet in 5 hours if they travel towards each other they meet in 1 hour what are the speeds of the car पहले तो हम कार्स की स्पीड्स को कुछ मान लेते हैं देन हम आगे की बात करते हैं तो let the speeds of the cars बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ये मैंने रेस्पेक्टिवली इसलिए लिखा है कि जिस कार के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं मतलब जो कार ए से निकली है उसकी स्पीड एक्स है और जिस कार के बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं मतलब जो कार बी से छोड़ी जाएगी उसकी स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, ये एक्स किलोमीटर पर आवर है और ये वाई किलोमीटर पर आवर है। यूनिट भी लिख देते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। ओके जी, दोनों प्लेसेस के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखिए ये कोई प्लेस है A और ये कोई प्लेस है B, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 100 किलोमीटर का है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहली सिचुएशन ये दी है कि एक कार A से चलती है, एक कार यहाँ से चलेगी और दूसरी कार B से चलेगी मतलब यहाँ से चलेगी और दोनों सेम टाइम पर चलेंगी। मतलब अगर ये यहाँ से जो कार निकलती है वो 11 PM पर निकलती है तो यहाँ से भी कार 11 PM पर ही निकलेगी। अब पहली सिचुएशन देखिएगा, इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलें मतलब जो यहाँ से कार निकली है वो जा रही है इस डायरेक्शन में, जो कार बी से निकली वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तब तो ये आगे जाकर कहीं इस पॉइंट पर मिलेंगी ना, आगे ही मिलेंगी, बीच में तो मिल नहीं सकती हैं बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ए से जो कार निकली है वो जा रही है इस डायरेक्शन में, बी से जो कार निकली है वो भी जा रही है इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगी तो दोनों आगे चलकर कहीं मिलेंगी। ठीक है, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इस पॉइंट पर कार्स मिलेंगी तो ए कार यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी और बी कार यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो आप ज़रा देखो डिस्टेंसेस में रिलेशन क्या है। अगर ए का डिस्टेंस देखा जाए तो इतना है और जो कार बी से चली है उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इतना है, तो दोनों डिस्टेंसेस में रिलेशन ये है कि अगर इस डिस्टेंस में से जो ए ने कवर किया है और इस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो कितना आएगा, 100 आएगा। देखिए अगर इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस बचेगा मतलब 100 बचेगा। ठीक है, इसी बात को समझिएगा और इसी से इक्वेशन हम फॉर्म कर लेंगे। ओके जी, देखिए ज़रा, जो पहली कार है उसकी स्पीड x है और जो b से चली है उस कार की स्पीड y है और दोनों मिलती कब है, 5 घंटे के बाद मिलती हैं। मतलब ये जो a है और ये जो b है और जब यहाँ मिलती हैं तो a जब यहाँ मिली होगी और b से जो निकली है कार यहाँ पर मिली होंगी तो उस टाइम तक a से निकली हुई कार भी 5 घंटे डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 5 घंटे ट्रैवल कर चुकी होगी और जो कार b से निकली है वो भी 5 घंटे ट्रैवल कर चुकी होगी। दोनों ने 5 घंटे ट्रैवल किया है। ठीक है, देखो जी, अगर A और B से निकलने वाली कार्स सेम टाइम पर निकली थी तो जब भी ये मिलेंगी तो मिलने पर दोनों ने टाइम सेम ही कवर किया होगा। अगर ये 2 घंटे चली है तो वो भी 2 घंटे चलेगी, ये 5 घंटे चली तो वो भी 5 घंटे चली होगी। ठीक है जी, अब देखिए जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड x है और वो चली है 5 घंटों तक, तो आपको टाइम मालूम है 5 घंटे चली है पहली कार और स्पीड मालूम है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको टाइम और स्पीड दोनों मालूम है तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देने से डिस्टेंस आ जाता है। तो आप लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम ए इन 5 आवर्स। 5 घंटे में जो कार ए से चली है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम उसने 5 घंटे, वो कार 5 घंटे चली है और स्पीड उसकी x है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया होगा उस कार ने जो ए से चली है। अब बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम बी। वो कार जो बी से चली है उसने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है y और टाइम है 5, मतलब 5y डिस्टेंस कवर कर लिया है इसने। अब मैंने आपको बताया ये था कि जो कार ए से चली है और जो कार बी से चली है
जब ये आगे जाकर कहीं मिलेंगी तो इनके डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होगा ना वो होगा 100 किलोमीटर। तो बस अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो तो आप डायरेक्ट लिख दो कि दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर है। अब इस पूरी इक्वेशन में हर टर्म 5 से डिविजिबल है, इसलिए आप सबको 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 और हमारे सामने पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। चलिए जी अब बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो अगली बार बात हो रही है कि दोनों कार इस बार सेम डिस्टेंस में चलती हैं, सॉरी ऑपोजिट डिस्टेंस में चलती हैं। देखिए ये है A और ये है B। अगर A से जो कार चली है वो जा रही है राइट साइड में, तो B से जो कार चली है वो आ गई है लेफ़्ट साइड में। मतलब A से जा रही है इस तरफ, B से जा रही है इस तरफ, ये हुई ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये कहीं यहाँ पर मिल जाती हैं, तो जब यहाँ पर मिलेंगी ना तो A ने इतना डिस्टेंस कवर किया है और B ने इतना डिस्टेंस कवर किया है। इस बार दोनों डिस्टेंसेस का सम कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस मतलब 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि A से B की दूरी 100 किलोमीटर थी। तो इस बार दोनों डिस्टेंसेस का सम 100 होगा। पिछली बार दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस 100 था। ओके जी, समझ गए आप। तो दोनों कब मिलते हैं, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो चलिए इस बार पता कर लेते हैं कि कार जो A से चली है उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है, वन आवर में। तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x ही आ जाएगा। फिर जो कार B से चली है उसने 1 घंटे में 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 1 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y आ जाएगा। मतलब ये रहा A पॉइंट और ये रहा B पॉइंट। एक कार A से चली है राइट साइड में और एक कार B से चली है लेफ़्ट साइड में। 1 घंटे का डिस्टेंस बताना था, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्पीड है x और टाइम है 1 आवर, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x ही आ गया। फिर y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y आ गया। मतलब इस कार ने डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर, इस कार ने डिस्टेंस कवर किया y किलोमीटर। अगर दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा 100 किलोमीटर। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 100 और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। x प्लस वाई की वैल्यू है 100, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जो भी आपको कन्वीनियंट मेथड लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर लो। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईजिली हम कर पाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 20 और सेकेंड इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 100। इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड करने से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। इन्हें ऐड करने पर 120 आ जाएगा और x की वैल्यू 120/2 मतलब 60 आ जाएगी। x एक स्पीड थी, सो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं पुट कर दो। तो चलिए हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं x इज़ इक्वल्स टू 60 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। देखिए जी, x प्लस वाई की वैल्यू 100 है, आप x को 60 लिख दो। अब 60 जाएगा उस तरफ तो ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये आ गया है 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार A से चली थी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और जो कार Y से चली है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, ये हैं कार्स की स्पीड्स। चलिए अब हम लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं आज की। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो चलिए पहले हम रेक्टेंगल का डायमेंशंस कुछ अज्यूम कर लेते हैं, देन मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो जी, आप ये तो जानते हो कि रेक्टेंगल का शेप कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ लेंथ होती है कुछ ब्रेथ होती है। मान लेते हैं लेंथ है x और ब्रेथ है y। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, आप चाहो तो p और q मान लो, आप चाहो तो l और b मान लो। मैंने मान लिया है लेंथ x है और ब्रेथ y है। लेट द डायमेंशंस बी x एंड y यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ओके। मतलब हमने लेंथ को x मान लिया है, y को मान लिया है ब्रेथ, और डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ ही होता है यहाँ पर। तो ये हमने अज्यूम कर लिया। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अभी आप देख लो इसका एरिया क्या है, ओरिजिनल एरिया क्या है। ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेंथ है x, ब्रेथ है y, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, xy आ जाएगा। तो xy स्क्वायर यूनिट्स, xy स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ चुका है रेक्टेंगल का। अब देखते हैं क्या सिचुएशन दी है, कब एरिया घटता है, कब एरिया बढ़ता है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अभी एरिया xy है, ये 9 यूनिट्स कम हो जाता है। कब? जब हम लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं। इन्होंने बोला कि अगर लेंथ को आप 5 यूनिट्स कम कर दो, मतलब लेंथ को इतना बना दो, और ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज़ कर दो, मतलब ब्रेथ को b+3 इतना कर दो। ठीक है जी। लेंथ को क्या है, लेंथ x है ना, तो x में से 5 कम कर दीजिए, तो x - 5 बन जाएगी लेंथ। ब्रेथ y है, तो y में 3 ऐड कर दीजिए, ये ब्रेथ बन गई। लेंथ x थी, इसमें से 5 कम कर दीजिए, नई लेंथ ये हो गई। ब्रेथ y है, इसको 3 इंक्रीज़ कर दीजिए, 3 इंक्रीज़ कर दीजिए, तो y+3 हो जाएगी। अब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब एरिया क्या होगा, इस लेंथ और इस ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एरिया मिल जाएगा। तो ये है एरिया। तो लिखा हुआ है जो ये एरिया है ना, दिस एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया जो है ना, ये पुराने वाले एरिया से कितना कम है, 9 कम है। ठीक है जी। चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं और बनाते हैं इक्वेशन। x को y से मल्टीप्लाई करिए, xy, x को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3x, y को 5 से करिए, 5y, 5 को 3 से करिए, -15 इज इक्वल्स टू xy -9। सबसे पहले तो आप xy और xy को कैंसिल कर दो। ठीक है जी। अब ये है 3x -5y इज इक्वल्स टू -15 को राइट में भेज दीजिए, -9 और +15 मिलकर बन जाएंगे 6। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y इज इक्वल्स टू 6। अब बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके, इफ़ वी इंक्रीज़ द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें, तो अभी लेंथ x है, इसको 3 यूनिट्स बढ़ा देंगे तो ये x+3 हो जाएगी। एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी बढ़ा दें 2 यूनिट्स, अभी ब्रेथ y है, अगर आप इसको 2 यूनिट्स बढ़ा देंगे तो y+2 हो जाएगी। इनका एरिया फाइंड करना है, तो इन दोनों लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो ये एरिया है ना, ये 67 यूनिट्स बढ़ जाता है, मतलब पुराना जो ओरिजिनल एरिया था, इस ओरिजिनल एरिया से 67 यूनिट्स ये बढ़ जाएगा। क्लियर। चलिए सिंप्लीफाई कर लिए और बनाइए सेकंड इक्वेशन। x को y से मल्टीप्लाई कर लीजिए, xy, x को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3y, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 इज इक्वल्स टू xy + 67। xy कैंसिल हो गया, 2x + 3y, इस 6 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो ये जाकर उधर 61 बन जाएगा। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ओके जी। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 61, ये है सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, बस हमें डायमेंशंस मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 3x - 5y इज इक्वल्स टू 6, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 61। इस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर हम लगा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ताकि आपको फिर रिवाइज़ मैं करवा दूँ और बता दूँ कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो इस बार मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट करूँगा और पता करूँगा वैल्यू, लेकिन पहले बता दूँ मैं a1 और b1 और c1 की वैल्यू क्या है, a2 b2 c2 की वैल्यू क्या है। a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -5 है और c1 की वैल्यू -6 है। a1 b1 c1 इनमें 1 लिखा हुआ है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन से मिलेंगे। x का कोएफिशिएंट a है, ये देखिए a1 की वैल्यू 3 आ गई, b1 की वैल्यू -5 है। 6 को पहले लेफ़्ट साइड में भेज दीजिए और फिर देखिए क्या होगा c। अभी यहाँ मत देखिए, पहले इसको भेज दीजिए लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जाकर ये -6 हो जाएगा और c की वैल्यू -6 आ जाएगी। फिर a2 b2 c2 ये सेकंड इक्वेशन से मिलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि a2 b2 c2 क्या आने वाला है। a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 3 है और c2 की वैल्यू -61 है। 61 को लेफ्ट में भेज दीजिए, -61 बन जाएगा। ओके जी। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। तो x की वैल्यू पता करने के लिए फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को, b1 c2 - b2 c1 अपॉन a1 b2 - a2 b1। b1 की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लीजिए, -5 है। c2 की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लीजिए, -61 है। अब यहाँ माइनस लगाना होता है, ये माइनस यहाँ लगेगा। b2 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -6 है। ठीक है जी। ओके, अब नीचे लिखते हैं a1 b2। a1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू -5 है।
चलिए जी इनको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 305 माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। -3 को -6 से मल्टीप्लाई करने पर +18 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ओके, इन्हें ऐड करने पर आ जाएगा 323 और ये हो जाएगा 19। अगर आप 19 को बोलो कि वो 323 को डिवाइड करे तो क्या आंसर मिलेगा, ज़रा ट्राई करिए। तो इन्हें सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 17, x की वैल्यू आ जाएगी 17। अब चलिए हम y की वैल्यू पता करते हैं। y की वैल्यू पता करने के लिए आपको y वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो y का फॉर्मूला है वो है C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, C1 की वैल्यू -6 है और A2 की वैल्यू 2 है, माइनस C2 की वैल्यू -61 है और A1 की वैल्यू 3 है अपॉन A1 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 3 है, माइनस A2 की वैल्यू 2 है और B1 की वैल्यू -5 है। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाएगा। इन्हें सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 61 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 189 आ जाएगा, 183 आ जाएगा, 183 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 9 + 10 आ जाएगा। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 161 अपॉन 19। इन्हें डिवाइड करने पर आ जाएगा 171, डिवाइड करने पर 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। x आ गया था 17 और y आ गया है 9। x 17 मतलब लेंथ आ गई है 17, लेंथ है 17 यूनिट्स और ब्रेथ जो कि y निकली है वो है 9 यूनिट्स। तो हमको डायमेंशंस बताना था, ये डायमेंशंस हैं। लेंथ और ब्रेथ को हम बोलते हैं डायमेंशंस। आपको डायमेंशंस मिल चुके हैं। आई होप जो भी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं क्लास में वो सब क्लियर हैं। किसी भी डाउट के लिए आपको लिंक में व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मैथ में कोई और प्रॉब्लम होती है क्लास 9th के स्टूडेंट्स को, 10th के स्टूडेंट्स को, 11th के स्टूडेंट्स को या 12th के स्टूडेंट्स को, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन भेज दूँगा। तो चलिए मैथ में मेहनत करते रहिए और मुझसे डाउट पूछते रहिए एंड आई होप कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छा होगा। एक्सपेक्टेशन रखिए अच्छी, 100% की एक्सपेक्टेशन रखिए और आपका 100% रिज़ल्ट ही आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।